नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, स्वागत करते हैं आपको फिर से आप ही के चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक को कौन सा वैज्ञानिक ने अपने कैसे थ्योरी प्रतिपादित की थी, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को कोयले के प्रकार बताऊँगा, कैसे कैसे कोयले होते हैं। तो थोड़ा सा 2 लाइन में कोयले के प्रकार को जानते हुए आज हम प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत को आगे जानते हुए चलेंगे। और ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हमारी पूरी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो ये आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों पहले कोयले के भाग या कोयले के प्रकार, ठीक है। ये रहा था कोयला, कोयले के भाग, कोयले के भाग या फिर प्रकार। ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये वाला जो कोयला होता है, इसकी गुणवत्ता सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम भभक के जलने लगता है, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है इसको। इसके बाद आता है दोस्तों विटुमिनस। विटुमिनस ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं घरेलू कोयला। हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला अगर यूज़ में आता है तो इसे यही होता है, ये घरेलू कोयला हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। क्या दोस्तों, लिग्नाइट। इस लिग्नाइट को हम कहते हैं भूरा कोयला। भूरा कोयला होता ये भी कोयला काला ही है, लेकिन इसका पहचान ही है, इसको कहते हैं भूरा कोयला। अपेक्षाकृत कम फायदेमंद होता है, लेकिन ठीक होता है ये। मतलब ज़्यादा बुरा, इन दोनों से ज़्यादा बुरा कह नहीं सकते, लेकिन इन दोनों से उतना ज़्यादा अच्छा है भी नहीं। उसके बाद आता है पीट कोयला, ठीक है। पीट सबसे बेकार होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का अगर कोयला होता है तो यही होता है पीट कोयला, सबसे रद्दी होता है ये, ठीक है। अगर ए ग्रेड कोयले की बात की जाए तो उसमें होता है एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कहाँ, चीन में, ठीक है। चाइना में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद आता है विटुमिनस दोस्तों। हमारे इसे कहते हैं हम लोग घरेलू कोयला। ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये लगभग सभी जगह यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद लिग्नाइट, ये इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा कम फायदेमंद होता है, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देखो पीट कोयला। ये सबसे बेकार कोयला होता है और बहुत ज़्यादा धुआं देता है, काला धुआं देता है, बहुत बेकार सा धुआं होता है, ठीक है। और इसी विटुमिनस को हम लोग कहते हैं थोड़ा सॉफ्ट कोयला, ठीक है। सॉफ्ट कोयला भी इसे कहा जाता है, विटुमिनस को। तो बस कोयले के भाग में आज इतना ही देखते हैं। आगे चल के हम कोयले के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक। क्या दोस्तों शुरू करेंगे दोस्तों आज हम प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ठीक है। ये देखिए प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। तो देखिए हम लोगों ने पहले कैसे पढ़ते हुए शुरुआत किया था। हम लोगों ने शुरुआत किया था कैसे, इस तरीके से हम लोगों ने पहले तो हमारे पृथ्वी का एक आकार निकाला था, एक छोटा सा टुकड़ा निकाला था अध्ययन के लिए, ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा निकाला था और उसे 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोगों का क्या था, सियाल। फिर दूसरे वाले हम लोग को भाग को हम लोग कहा था क्या, सीमा। उसके बाद हमने इससे कह दिया था को नीफे। लेकिन फिर जब हम थोड़े से टॉपिक में आगे बढ़े, थोड़ी सी और जानकारी जब मिली, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या किया, क्रस्ट, फिर इसे कह दिया मेंटल, फिर से कह दिया कोर। फिर जब उसमें सुधाराव किया गया तो हम लोगों ने इसे फिर 2 भागों में बांटते हुए देखा, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसे बांटते हुए आगे देखते चला था। लेकिन फिर जब हम लोगों ने इसमें अपनी भूपर पट्टी और समुद्र के स्थलों को बनाना शुरू किया, तो फिर समुद्र के स्थलों को हम लोग, समुद्र के नीचे वाले तल को हम लोगों ने क्या कह दिया, लिथोस्फीयर। और आज आप लोगों को इन दोनों के अलग अलग नाम और पता चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत ये पहले किसने दिया था, ये दिया था हमारे हैरी हेस ने, ठीक है। हैरी हेस ने ये सिद्धांत
प्रतिपादित किया था, ये थे हैरी हेस वैज्ञानिक। इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया कि हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट मतलब हमारी भूपर पट्टी ही तो है, जहाँ हम रहते हैं उसे हम कहते हैं भूपर पट्टी, ठीक है, क्रस्ट वाले भाग को हम भूपर पट्टी कहते हैं। उसी में जहाँ पे समुद्री भाग है, समुद्री वाले भाग को हम लोगों ने क्या था, हाइड्रोस्फीयर, लेकिन समुद्र के तल को हम लोगों ने क्या कहता था, लिथोस्फीयर, ठीक है, ये वाला भाग था लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर किस पे टिका हुआ है, हम लोगों ने कहा था मेंटल, लेकिन इस मेंटल में भी एक भाग है जिसे हम कहते हैं स्थेनोस्फीयर, ठीक है, ये मेंटल में एक भाग है जो जिसे हम कहते हैं स्थेनोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर अगर किसी पे टिका हुआ है या फिर किसी पे तैर रहा है तो वो तैर रहा है किस पे, स्थेनोस्फीयर पे, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर हाइड्रोस्फीयर जलीय भाग, उसका तल लिथोस्फीयर, और वो लिथोस्फीयर पे किसी पे अगर तैर रहा है तो वो है स्थेनोस्फीयर पे, ठीक है, मेंटल के स्थेनोस्फीयर वाले भाग में टिका हुआ है। तो हैरी हेस ने क्या कहा है, ठीक है, अब ध्यान से सुनते हुए चलना है। हैरी हेस ने क्या कहा कि देखिए, ये जो हमारा क्रस्ट वाला या भूपर पट्टी वाला भाग है, ये पूरा एक टुकड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक साबुत टुकड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ एक और डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने कहा कि ये वाला क्रस्ट का जो भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक टुकड़े में नहीं बटा हुआ है, ये अलग अलग टुकड़ों में है। कुछ इस तरीके से ये अलग अलग टुकड़ों में ये बटा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये अलग अलग टुकड़ों में है, ठीक है। कोई ये एक साबुत टुकड़ा नहीं है। अगर इसको हम यहाँ से हटाना चाहें तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा। अगर हम किसी पे चलते हैं, हम कहीं पर रहते हैं तो हम इन्हीं प्लेटों पे रहते हैं, ऐसा हैरी हेस ने बताया था, जो कि अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सब अलग अलग हैं, कोई मजबूत है, कोई ठोस है, कोई कठोर है। तो इस तरीके से ये सारे प्लेट अलग अलग हैं। और यही वाले प्लेट हैं, ये सारे प्लेट जो हैं ये स्थेनोस्फीयर हैं, ठीक है। ये सारे प्लेट जो हैं ये स्थेनोस्फीयर हैं, जो तैर रहे हैं कि लिथोस्फीयर हैं, जो तैर रहे हैं वो किस पे तैर रहे हैं, स्थेनोस्फीयर पे, ठीक है। वो किस पे तैर रहे हैं, ये लिथोस्फीयर स्थेनोस्फीयर पे तैर रहे हैं। सॉरी, पेन गिर गया था। इसी लिथोस्फीयर जो ये प्लेटें हैं, जहाँ पर इन प्लेटों में कहीं कहीं पे देखिए समुद्री भाग, ठीक है, इन प्लेटों में कहीं ये समुद्री भाग है। जिन प्लेटों पे समुद्री भाग है उस प्लेट को हम कह देते हैं क्या, सागरीय प्लेट, ठीक है, सागरीय प्लेट कह देते हैं। जहाँ पर समुद्री भाग है या फिर जो जलीय भाग है उसे हम कह देते हैं सागरीय प्लेट। और वहीं जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भूपर पट्टी पे हम रहते हैं, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, उसे हैरी हेस ने क्या कह दिया, स्थलीय प्लेट। स्थलीय प्लेट याद रखिएगा, हैरी हेस वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया कि हम प्लेट पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। जहाँ पर जिन प्लेटों पे जलीय भाग है उन्हें हम कहते हैं सागरीय प्लेट, और जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भूमि पर हम रहते हैं, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया था, स्थलीय प्लेट, ठीक है, स्थलीय प्लेट। अब देखिए, जिस स्थल पे हम रहते हैं, यानी कि जिस क्रस्ट पे हम रहते हैं, उस क्रस्ट की मोटाई तो पूरी पृथ्वी का 1% है, ठीक है, पूरी पृथ्वी का 1% है, ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन क्या बता सकते हैं कि वही 1% वो कितना मोटा है जहाँ पर हम रहते हैं। इस स्थलीय प्लेट या फिर इस लिथोस्फीयर का जो मोटाई है वो कितना होगा। तो लिथोस्फीयर की जो मोटाई है, स्थलीय प्लेट की मोटाई, ठीक है, स्थलीय प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 से 150 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए ना भाई, हमारा घर तो महज 2-4 फीट खाली ऐसे ही 2-4 इंच मोटा ही होता है ढलाई, उसमें नहीं धंसता है। तो आप खुद सोचिए कि ये 100-150 किलोमीटर मोटा है, कितना मोटा होगा, कितने चीज़ों को ये संभाले हुए है, ठीक है, अपने अंदर कितने चीज़ों को ये संभाले हुए, कैसे धंस जाएगा ये, ठीक है। तो ये नहीं धंसता है, इसकी मोटाई 100 से 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम खाली इसी 100 से 150 किलोमीटर वाले भाग को ही हम अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। पूरे भाग को कितना बनाते रहेंगे बार बार क्रस्ट मेंटल कोर,
तो ये समझ जाइए ये ऊपरी भाग है हमारे लिथोस्फीयर का, जिसकी मोटाई है 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे एक चेम्बर की तरह बना देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है हमारा लिथोस्फीयर, जिसकी मोटाई है 100 किलोमीटर के आसपास, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हमारा खाना पीना सब कुछ चलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लिथोस्फीयर है, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है, ये है पूरा मिट्टी का ही तो परत है, ठीक है। ये मिट्टी का ही परत है। तो इसके बीच बीच में क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पर खाली खाली चेम्बर बन जाते हैं, कहीं कहीं पर खाली खाली चेम्बर बने होते हैं, बन नहीं जाते हैं, बने होते हैं, ठीक है। हमारे पृथ्वी में नीचे खाली खाली कई जगह पर चेम्बर बने हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये खाली स्थान आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, सफ़ेद वाला खाली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे लिथोस्फीयर में कहीं कहीं पे खाली चेम्बर्स हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप से ही बने हुए हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये पृथ्वी के आर पार होल है, ठीक है, कि पृथ्वी धंस जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने माइंड में अब एक बार अपने घर को बिठा करके देखिए, अपने घर को आप समझ जाइए कि ये लिथोस्फीयर है, और आपके जितने घर में कमरे हैं वो ये चेम्बर्स हैं, ठीक है। और इन्हीं चेम्बर्स का में क्या होता है कि जब बारिश के दिन में जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी जो है हमारी मिट्टी सोख लेती है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमारी मिट्टी पानी को सूख लेती है, और वही पानी क्या होता है कि इन चेम्बर्स में आकर के जमा हो जाते हैं। इन चेम्बर्स में आकर के ये सारे पानी जो है जमा होने लगते हैं, ठीक है। इन चेम्बर्स में खाली खाली स्थानों में ये पानी आकर के जमा होने लगते हैं। तो इन चेम्बर्स का इस्तेमाल अगर बखूबी करता है तो कौन? हम करते हैं, आप करते हैं, पूरा मानव जगत करता है। क्या करता है वो कि यहाँ पर खुदाई कर देता है, किसका? बोरवेल का, ठीक है। यहाँ बोरवेल खुदाई कर देते हैं। पता कैसे चलता है कि यहीं पर बोर खुदाई करेंगे तो यहाँ से जो है हमको पानी मिल जाएगा? तो इसके लिए एक मशीन आती है वाटर लेवल नापने वाली, जो कुछ तरंगों को छोड़ती है और पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोरवेल खोद दिए जाते हैं, नल खोद दिए जाते हैं, जिससे हम लोगों को पानी यहाँ पर मिलने लगता है। ये इन सभी चैम्बर्स के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर एक चेम्बर है तो उसके ठीक नीचे भी एक चेम्बर होगा जिसमें हम लोगों को पानी का जमाव मिल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए एक चेम्बर है, हो सकता है यहाँ पर एक चेम्बर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके नीचे एक और चेम्बर होगा। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि देखिए, कहीं कहीं पर पानी जो है जल्दी मिल जाता है, 60 फीट 40 फीट में मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर चेम्बर बहुत ज़्यादा नीचे है। अब यहाँ पर देखिए चेम्बर ऊपर था तो 40 फीट मिल गया, अब यहाँ पर देखिए इतना नीचे है, तो इसके लिए फिर और आपको गहराई में जाना होगा, और ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक वाटर लेवल के नीचे दूसरा वाटर लेवल भी होगा, ठीक है। अब क्या होता है इन वाटर लेवल्स के साथ, देखिए गर्मियों के जिस तरीके से बारिश के दिनों में पानी यहाँ पर रिस करके इन चैम्बर्स में जमा हो गया था, गर्मियों के दिन में ठीक उसका विपरीत होने लगता है। वाष्पीकृत होने के कारण यहाँ से जो है सारे जल सूखने लगते हैं। क्या होता है, सारे जल सूखने लगते हैं। इसी कारण से क्या है कि सरकार क्या करती है, गाँवों में जगह जगह पर जो है तालाब खोदवा देती है। क्या खोदवा देती है दोस्तों? तालाब। अब इन तालाबों में तो देखिए पानी भरा होता है, और गर्मियों के दिन में यहाँ से भी पानी सूखता है, लेकिन अपेक्षाकृत इनके कम सूखता है। तो होता क्या है कि जब तालाब में पानी होता है तो कुछ तो है ऊपर भाप बन के उड़ने लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है नीचे इससे मिट्टी सूखने लगती है। सूखने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जितने चैम्बर्स होते हैं, इन सारे चैम्बर्स में इस तालाब से पानी का रिसाव होने लगता है, जिससे कि नल या फिर बोर में पानी की कमी नहीं होती, कम होती है कमी, लेकिन कम होती है। तो पूरी तरह से इसमें पानी सूखता नहीं है। क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से यहाँ पर पानी नहीं सूखेगा, ठीक है। यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दुनिया में कुल कितने प्लेटें हैं, प्लेटों की संख्या कितनी है, ठीक है। दुनिया में प्लेटों की संख्या, दुनिया में प्लेटों के कुल 27 है संख्या, ठीक है। दुनिया में कुल 27 प्लेटें हैं, मतलब ये सारे जो प्लेटें हैं जिस ऊपर पट्टी पे हम रहते हैं, जितने टुकड़े हैं उनकी संख्या टोटल 27 है, जिनमें से 7 हैं बहुत बड़े हैं, ठीक है। बहुत बड़े हैं मतलब कि पूरा टापू तो छोटा हो जाएगा, महाद्वीप,
पूरा का पूरा महाद्वीप कह सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा देश, या फिर पूरा का पूरा सब कुछ जो बसा हुआ है इन 7 टुकड़ों में ही आता है, इन 7 बड़े टुकड़ों में ही आता है। उसके बाद जो 20 बच गए, ये 20 जो है छोटे छोटे प्लेटें आती हैं, या फिर इसके अंदर हमको देश या फिर छोटे महाद्वीपों को हम रख सकते हैं। 20 छोटे छोटे हैं, ये 20 छोटे छोटे प्लेटें हैं, ठीक है। तो इसको आपको दिखा दिया जाता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं किस तरीके से प्लेट जो है 7 बड़े और बाकी जो है छोटे बटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इसमें आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये सारे जितने फिर ब्लैक कलर में सर्कल किए गए हैं, यहाँ देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो सर्कल किया गया है, ये छोटे प्लेटों में गिनती आ जाती है इसके, ठीक है। इसके अलावे देखिए, जो एक हो गया अटलांटिस का, ये एक प्लेट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है देखिए, ये पूरे साउथ पोल में आ जाता है। उसके बाद नॉर्थ पोल में भी आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक जो प्लेट है दोस्तों, वो है प्रशांत महासागर का सागरीय प्लेट, ठीक है। उसको मिला करके जो है 7 प्लेटें हो जाती है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है, ये छोटे प्लेटों में आ जाता है। ये वाला देखिए, ये होता है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा इसको घेरे हुए है, ये वाला है, ये इंडियन प्लेट है। और ये वाला है जो ये सागरीय प्लेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ से एक बॉर्डर दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, गाढ़ा सा, ये जो हम पूरा जो है ये आता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जाता हुआ है, मतलब चला जाता है, ये इंडोनेशिया तक चला जाता है, ठीक है। ये वाला प्लेट, इसे हम लोग कहते हैं मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूकंप यदि हमारे पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान या फिर नेपाल या फिर इंडोनेशिया वगैरह में आते हैं, तो ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट के कारण ही आते हैं। सीधे मैं बोल दिया भूकंप, तो आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, इसको अब थोड़े से अच्छे से डीपली समझाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों 7 प्लेट तो आप लोगों को दिखाई पड़ गया, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, सारे प्लेट जो हैं वो स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर, लिथोस्फीयर जो है सारे के सारे जो है ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। अब इसी तैराव के कारण क्या होता है कि ये जितने प्लेटें हैं, ये जो तैर रहे हैं, ये आपस में आके, ये सारे प्लेटें आपस में आके कभी ना कभी जो है टकराव हो जाता है, ठीक है। टकराव होने के कारण होता क्या है कि यहाँ इससे कंपन उत्पन्न होने लगता है। कंपन उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे भूकंप उठने लगता है। अब जाहिर सी बात है, अगर 2 चीज़ आपस में टकराएगी तो वहाँ पर कंपन होगा। तो ये तो बड़े बड़े प्लेटें हैं, पूरे के पूरे द्वीप, महाद्वीप, पूरी दुनिया यहाँ पर टकरा रही है, तो कैसे भूकंप ना आए, ठीक है। तो इन्हीं टकराव के कारण आता है भूकंप। तो जहाँ पर टकराव होते हैं, ठीक है, जिस किनारे पर टकराव होता है उसे हम कहते हैं विनाशी कागार। जैसे कि ये हो गया इंडियन प्लेट और ये होगा ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब इस इंडियन प्लेट से आकर के टकरा जाएगा यहाँ पे, तो हम इसे कहेंगे विनाशी कागार, ठीक है। यहाँ पे होगा टकराव, यहीं पर फिर जोरदार भूकंप उत्पन्न होने लगेगा, इसे हम कहेंगे क्या, विनाशी कागार। क्वेश्चन पूछता है कि जो है टकराव या फिर भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, बीच में आता है या फिर किनारे पे आता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ 2 नंबर। आप लोग बताइए कि यहाँ पर भूकंप कहाँ पे आएगा, किनारे या बीच में। अब जाहिर सी बात है भाई, भूकंप बीच में ही आएगा, क्योंकि 2 प्लेटें तो यहीं आके सट रही हैं। किनारे पर तो यहाँ प्लेट ही नहीं है कि यहाँ पर आके कुछ सटेगा जिससे कि यहाँ पर भूकंप आएगा। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में यहाँ पर 2 प्लेटें आकर के सट रही हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कंपन होगा और यहाँ पर भूकंप आना ही आएगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पर जो है अभी तक कोई भूकंप नहीं आया है। अब आप लोग खुद से दिमाग लड़ाइएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर बीच में 2 प्लेटें टकरा रही हैं तो भूकंप आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पर कहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर टकराने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अटलांटिस महासागर ऐसा है जहाँ पर अभी तक कोई भूकंप नहीं आया है, क्योंकि ये एकदम नीचे साइड है। अटलांटिस महासागर एकदम नॉर्थ पोल के एकदम नीचे साइड है, यहाँ पर इसके आसपास कोई प्लेट नहीं है, जिसके कारण इससे यहाँ पर कोई टकराव नहीं आया है और जिसके कारण से यहाँ पर कोई भी भूकंप अभी तक नहीं उठा है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा भूकंप अगर यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल में, ठीक है, यहाँ पर नेपाल में आए दिन यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्लेटें जो हैं आपस में टकराती रहती हैं। ऊपर से यहाँ पर जो है मध्य महासागरीय प्लेट पूरे 20 से चीरता हुआ इंडोनेशिया तक गया है, जिससे कि यहाँ पर नेपाल में जो है भूकंप लगभग आता ही रहता है, ठीक है। और इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्लेटों का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्लेटों के लिए कुछ इंट्रो सा टॉपिक था, और इसके मुकाबले इसी के सहारे आज आगे जो है हम भूकंपों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इसे अच्छे से थोड़ा सा रिकॉइल कर लीजिएगा। इसके सहारे हम लोग आगे पूरे भारत को बनते हुए देखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगा, काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।